नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है, कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है और आज डेट है जो 5 जनवरी 2026, 5 जनवरी 2026 है और आज की जो है सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर के हमको रियल क्वेश्चन जो हैं प्राप्त हो चुके हैं। ये सारे रियल क्वेश्चन जो हैं हमें प्राप्त हो चुके हैं। इन क्वेश्चनों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन था। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन था। PSLV, SLV-3, GSLV या ASLV। तो भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहक जो था वो था SLV-3 था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह पर्यवेक्षण वाहन SLV-3 था। इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में विकसित किया गया था। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में विकसित किया गया था। SLV-3 ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को प्रक्षेपित किया था और यह प्रक्षेपित हरिकोटा से किया गया था और इस सफलता से भारत अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर बना था और SLV-3 ने आगे के प्रक्षेपण वाहनों का मार्ग प्रशस्त किया था। सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चों। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण आयोग है बच्चों। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित नीतियां बनाना है। आयोग जनसंख्या स्थिरीकरण पर सलाह देता है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों आपको बताना है कि 2000 में हुई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष पूछेगा तो आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो दो एक क्वेश्चन से जो पूछा गया था इससे हमने दो क्वेश्चन और तैयार कर दिए हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना पूछे कब हुई थी तो आपको बताना है 2000 में हुई थी बच्चों। आगे शिफ्टों के लिए बता रहा हूँ। और यदि पूछे इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं तो आपको बताना है प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको हमने मतलब दो क्वेश्चन नए बता दिए हैं। इन फैक्ट का मतलब यही होता है कि आगे के शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम है उनको मदद मिल सके। ठीक है, तो यदि इस टॉपिक से आगे के शिफ्टों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही दो क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहेगी। हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि व्रजयान बौद्ध धर्म में बोधिस्त्व की संगनी को क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इतिहास का क्वेश्चन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रजा कहा जाता था। अ, ब्रजयान बौद्ध धर्म तांत्रिक परंपरा से जुड़ा है। इसमें बौद्ध या बौद्ध सत्व की स्त्री संगनी को प्रज्ञा कहा जाता था। प्रज्ञा ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक मानी जाती थी और बुद्ध का उपाय और प्रज्ञा को ज्ञान माना गया है। दोनों के संयोजन से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती थी। यह अवधारणा तांत्रिक बौद्ध धर्म की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बच्चों बी सही है, प्रज्ञा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बच्चों हम चलते हैं। ये पूछा गया था कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? मुगल शैली, कनाडा शैली, किशन शैली या मेवाड़ शैली। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था। तो ये जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सही है। बनी ठनी भारतीय चित्रकला की प्रसिद्ध कृति है। यह किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। इस चित्र में नारी सौंदर्य का आदर्श रूप दिखाया गया है। इसे भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। यह चित्र राजा संवत सिंह के काल में बना और किशनगढ़ शैली भावात्मक और कोमलता के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किशनगढ़ शैली। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको ध्यान देना। बनी ठनी शैली किशनगढ़ से संबंधित है। इसके फैक्ट हमने बता दिए हैं, थोड़ा डिटेल में बताया है ताकि आगे इस आपको मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। ये क्वेश्चन बच्चों आपको बायो से पूछा गया था। ये 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, वसा, जल, कार्बोहाइड्रेट
तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी है, जल है। ठीक है, मानव शरीर में जो 80% पानी होता है। मानव शरीर के अधिकतम कोशिकाओं में जल पाया जाता है। लगभग 70 से 80% कोशिकाएं जल से बनी होती हैं। जल कोशिकाओं क्रियाओं के लिए आवश्यक होती हैं या पोषक तत्व के परिवहन में सहायक हैं। और तापमान संतुलन बनाए रखने में जल की भूमिका होती है। इसी कारण जल को जीवन के आधार कहा जाता है। बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जल। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा कब संविधान के पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता था और इस बार भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बच्चों हमारी क्लास में ही देख लेना, जितने भी हमने क्लासें ली हैं इसी कांस्टेबल की, तो इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और आज भी आया हुआ है बच्चों। तो बच्चों इसका जो सही जवाब है ये 26 नवंबर 1949 को है जो संविधान पारित हो गया था। और लागू पूछे तो 26 नवंबर जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पारित 26 नवंबर 1949 को हो गया था बच्चों। 3 महीने पहले, 2 महीने पहले मान लो, हाँ 3 महीने पहले हो गया था। संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद संविधान तैयार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया। इसी दिन से संविधान को अंगीकृत किया गया। इस दिन को संविधान दिवस कहा जाता है। हालांकि संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यह दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक था। ठीक है, हमने सारे पॉइंट आपको बता दिए बच्चों। बच्चों आप सारे पॉइंट ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट को मिस मत करना, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से जो क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों है, ये फिजिक्स से था कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? बल का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या त्वरण का नियम? बच्चों इसका सही जवाब है न्यूटन का जो पहला नियम है ये जड़त्व का नियम कहलाता है। इसके अनुसार वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यह नियम विश्राम और समान गति दोनों पर लागू होता है। विश्राम नहीं, विराम होता है, यहाँ पे विश्राम लिख गया है। ठीक है, विराम और समान गति के लिए, दोनों के लिए लागू होता है, और विश्राम भी बोल सकते हो। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह शास्त्रीय यांत्रिकी का आधार है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? बच्चों ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्वेश्चन, इससे पहले हमको लगता है 1-2 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? स्तंभ, लघु शिलालेख, या 13वें प्रमुख शिलालेख, या 2वें शिलालेख? तो इसका सही जवाब है 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध का वर्णन 13वें प्रमुख शिलालेख में मिलता है। इसमें युद्ध की विभाषिका का वर्णन है। युद्ध के बाद अशोक को पश्चाताप हुआ। इसके बाद उन्होंने धम्म नीति अपनाई। यह शिलालेख अशोक की मानवतावादी सोच दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट है, 13वें प्रमुख शिलालेख। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? बच्चों यह जो है लियोनार्डो दा विंची की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बच्चों है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, अच्छे लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ तक बच्चे पहुँच नहीं पाए होंगे और लगभग लगभग बच्चे कुछ सही करके आएंगे, कुछ गलत भी करके आए होंगे। ठीक है, मोनालिसा विश्व की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। इस लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। यह चित्र पुनर्जागरण काल की कृति है। इसकी मुस्कान रहस्यमय मानी जाती है। यह चित्र ध्रुव और संग्रहालय में रखा जाता है। यह कला इतिहास की अमूल धरोहर है बच्चों। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंची। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो ओलंपस मांस किस ग्रह पर स्थित है? ठीक है, पर्वत का नाम दे दिया है और ग्रह पूछ रहा है किस ग्रह पर स्थित है। पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शनि? तो इसका सही जवाब है मंगल पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मंगल पर स्थित है। ओलंपस मांस सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह मंगल ग्रह पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर है। यह एक विशाल ज्वालामुखी पर्वत है। यह पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से कई गुना ऊंचा है। यह मंगल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? बच्चों ये बायो का क्वेश्चन था, तो सही जवाब है 1 वर्ष। शिशु मृत्यु दर IMR एक जनसांख्यिक संकेतक है। इसमें 1 वर्ष से कम आयु में मृत शिशु को गिना जाता है। यह प्रति 1000 जन्मों पर आधारित होती है। IMR से स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर पता चलता है। कम IMR बेहतर स्वास्थ्य को दर्शाता है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का महत्वपूर्ण मापदंड है। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बाजार में निरीक्षक को क्या कहा जाता है? कोतवाल, आमती, शुल्काध्यक्ष या नगरक? तो इसका सही जवाब है शुल्काध्यक्ष कहा जाता है बच्चों। प्राचीन काल में बाजार स्वास्थ्य सुव्यवस्थित थी। बाजार के निरीक्षण को शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। वह
कर और शुल्क की निगरानी करता था, मूल्य नियंत्रण में भी उसके कार्य में शामिल किया गया था। यह पद प्रशासनिक स्वास्थ्य का भाग था, इससे व्यापार में पारदर्शी बनी रहती थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, शुल्काध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सोडियम, फ्लोरीन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो सही जवाब है हीलियम बच्चों। सबसे कम तत्व सक्रिय होता है हीलियम होता है, इसका कारण भी जान लीजिए। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, यह अवस्था सारणी में शून्य समूह में आता है, इससे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। इसी कारण यह किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करता है, निष्क्रियता के कारण से सबसे कम सक्रिय तत्व माना जाता है। नियोजन और आर्गन भी इस समूह में आते हैं। तो सही जवाब बच्चों है ऑप्शन नंबर सी सही है, हीलियम। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं आज, क्योंकि टाइम की कुछ कमी है बच्चों, तो आप लोग जल्दी से पढ़ लेना। ठीक है, आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा, और हम सारे क्वेश्चन कवर भी कर देंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो बच्चों समिति होते हैं 7 सदस्य होते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के गठन का 1947 में हुआ था बच्चों। इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। समिति में कुल 7 सदस्य, इसी समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। अम्बेडकर के संविधान को शिल्पकार कहा जाता है, और प्रारूप समिति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 7। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? वायु का क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तीसरा सदभाग का क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या नाभिक। तो इसका जो सही जवाब बच्चों है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है, या प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम झिल्ली रहित अंग है, या कोशिका द्रव में स्वतंत्र पाया जाता है। पादप और जन दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? अमीर खुसरो, शरफ कायनी या मलिक कफूर या निजामुद्दीन औलिया को? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शरफ कायनी को जो है नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली शासक बना। उसने प्रशासन में कई सुधार किए। राज्य के वित्तीय मालिकों के लिए दीन-ए-इलाही रियासत पद था इसका। इस पद पर उसने शराफ कायनी को नियुक्त किया था। यह पद कर और राजस्व से संबंधित था। अलाउद्दीन की प्रशासन व्यवस्था सख्त थी। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि बेगम अख्तर ज्ञान किस विधा से संबंधित था? बेगम अख्तर ज्ञान की किस विधा से संबंधित था? ठुमरी, धूमपद, ख्याल या टप्पा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठुमरी। बेगम अख्तर प्रसिद्ध भारतीय गायिका थी। वे विशेष रूप से ठुमरी गायन के लिए जानी जाती थी। इसके अलावा उन्होंने गज़ल भी गाई। उनकी गायिका में भावनात्मक गहराई थी। उन्हें मल्लिका ए गज़ल कहा जाता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनका योगदान महत्वपूर्ण है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे आज। हम सोच रहे हैं यहाँ पे क्लास को विराम देते, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए हम सोचें सारे क्वेश्चन करा ही देते हैं, तभी क्लास को थोड़ा जो है शांत करते हैं, क्योंकि आज हमें जो फीवर महसूस हो रहा है, ठीक है, और सर दर्द कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा आवाज़ थोड़ी अलग लग रही है आपको, ठीक है, तो फिर भी हम पढ़ा देते हैं। पर एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है बच्चों? क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक से क्वेश्चन था, तो सही जवाब है ऑप्शन में भी। नौ नौ 9.46 इंटू 10 किलोमीटर के बराबर होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष की दूरी इकाई है, इसका समय की नहीं है, या दूरी है वह है, या वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। प्रकाश की गति 3 × 10 8 मीटर 3 × 8 किलोमीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। प्रकाश की गति जो होती है 3 × 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसका आधार प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 10 किलोमीटर होता है। खगोलीय विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है, तारों की दूरी मापने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी में से कोई एक सही है, हालांकि भी सही है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ओलंपिक जो है ये प्रोपेन गैस से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओलंपिक मसाल आधुनिक समय में प्रोपेन गैस से जलाई जाती है। प्रोपेन स्वच्छ और नियंत्रण ईंधन या तेज हवा और वर्षा में भी चलती रहती है। प्राचीन ओलंपिक में प्राकृतिक अग्नि का प्रयोग होता था। मसाल शांति और एकांत का प्रतीक था। यह ओलंपिक खेलों की शुरुआत का संकेत देती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन गैस। भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है? भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 720, 734, 739, 750। तो भारत में जो है 739 जिले हैं, ठीक है। भारत में जिलों की संख्या समय समय बदलती रहती है। नए जिले प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। वर्तमान में भारत के लगभग 739 जिले हैं। राज्य सरकारें ने नए जिले गठन करती है। सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में हैं। यह प्रश्न जो है
परीक्षाओं में अपडेट के अनुसार पूछा जाता है, ठीक है। परीक्षाओं में अपडेट के अनुसार पूछा जाता रहता है कि कितने क्वेश्चन हैं। आज यहाँ पर पूछ लिया, ठीक है। तो आपको आज लगाना था 739 जिले। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में किस सुल्तान के शासन में सर्वाधिक दास थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में किस सुल्तान के शासन में सर्वाधिक दास थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक दास प्रथा के प्रसिद्ध था। उसके पास लगभग 1 लाख, कितना था, इकाई नहीं सैकड़ा, ज़्यादा से 1 लाख से ज़्यादा दास थे। और दासों को प्रशासनिक कार्यों में लगाया जाता था, और उसने दास विभाग भी स्थापित किया। इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया और सल्तनत काल में यह जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है कि माइक पांडे किस चीज़ से संबंधित है? तो ये पर्यावरण संबंधित, ऑप्शन नंबर 20 का पर्यावरण से। माइक पांडे प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर कई डॉक्यूमेंट्री बनाई है। वे वन्य जीवन संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उनकी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संयोग और वेग के अनुपात को कौन सी राशि ज्ञात होती है? बल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, द्रव्यमान। संवेग गुणे होता है वेग। यदि संवेग के वेग से भाग दें तो द्रव्यमान मापा जाता है, अर्थात वेग डिवाइड बाई वेग बराबर द्रव्यमान। द्रव्यमान वस्तु की जड़ मापता है। यह न्यूटन के नियमों से संबंधित है। भौतिक विज्ञान में यह मूलभूत संबंध है। अगला क्वेश्चन बच्चों है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? समांगी, विषमांगी, विलयन या यौगिक। लोहा और गंधक का जो विलयन है, ये मिलाने पर मिश्रण बनता है। क्या बनता है? गंधक मिलाने पर इसमें जो है सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। पता चलते हैं कि दोनों मिले हुए हैं। समांगी मिश्रण होते हैं, जैसे दूध और पानी समांगी मिश्रण कहलाता है। दोनों पदार्थ अपने अपने गुण बनाए रखते हैं और चुंबक द्वारा अलग किया जा सकता है। इस प्रकार यह विषमांगी मिश्रण होता है। यदि गर्म किया जाए तो जो यौगिक बनता है, सामान्य अवस्था में यह मिश्रण ही रहता है, तो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किस दक्कन का सूबेदार बनाया? किसे मतलब दक्कन का सूबेदार बनाया? जय सिंह, सैयदा खान, मिर्जा राजा जय सिंह, अफजल खान। तो इसका सही जवाब है शाइस्ता खान को बनाया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। औरंगजेब मुगल सम्राट था। उसने शिवाजी को दबाने के लिए शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था। उसका अभिमान असफल रहा। शिवाजी ने उस पर अचानक हमला किया। इसके बाद मुगलों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसका था। अगला क्वेश्चन है, यहूदी मोहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख थे? सितार, पियानो, वायलिन या तबला। यहूदी मोहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख थे? इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, और थे वालियन के प्रमुख थे। यहूदी मेमोइन विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। वे पश्चिम शास्त्रीय संगीत से जुड़े थे। उन्होंने पंडित रविशंकर के साथ भी प्रस्तुति की। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण दिया। वे संगीत क्षेत्र के प्रतीक थे। उनका योगदान वैश्विक संगीत में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? किरण मंडल, प्रकाश मंडल, सूर्य कलंक या वर्णमंडल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कलंक कहते हैं। सूर्य कलंक सूर्य की सतह पर काले धब्बे होते हैं। इसका तापमान आसपास के भाग से कम होता है। इसका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह चुंबकीय गतिविधि के कारण बनते हैं। सूर्य कलंक और गैर गतिविधि का संकेत देते हैं। इसका अध्ययन खगोलीय विज्ञान में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट है, सूर्य कलंक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण सफल हुआ? हृदय का, गुर्दा का, यकृत का, नेत्र का। सही जवाब है गुर्दे का सबसे पहले प्रत्यारोपण सफल हुआ था। विश्व का पहला सफल अंग प्रत्यारोपण गुर्दे का हुआ। यह 1954 में किया गया था। गुर्दा प्रत्यारोपण अपेक्षाकृत सरल माना गया। इसके बाद अन्य अंगों का प्रत्यारोपण संभव हुआ। यह चिकित्सा विज्ञान की बड़ी उपलब्धि थी। आज लाखों लोगों का जीवन इससे बचा है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को असद खां को वजीर बनाने का निर्देश दिया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। शाहजहां मुगल साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। उसने अपनी वसीयत में प्रशासनिक निर्देश दिए। उसने अपने पुत्रों को अखद खां को वजीर बनाने को कहा।
असद खां एक खगोलीय प्रशासक था। यह वसीयत सत्ता संघर्ष रोकने हेतु थी। मुगल इतिहास में इसका उल्लेख है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, शाहजहां है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिटनी ह्यूस्टन किस चीज से संबंधित है? साहित्य, विज्ञान, विमान निर्माण, औद्योगिक उत्पादन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक उत्पादन से। विक्टर ड्यूटसन औद्योगिक उत्पादन से जुड़े थे। उन्होंने मानवीकरण प्रणाली को बढ़ावा दिया। औद्योगिक क्रांति में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने मशीन आधारित उत्पादन को विकसित किया और सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। आधुनिक उद्योग की नींव में योगदान दिया। क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।